हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफ़र जो आपके रिश्ते, कम्युनिकेशन और लाइफ को एक नई उड़ान देगा। डेल कार्नेगी की वर्ल्ड फेमस किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला चैप्टर लोगों को प्रभावित करने के अच्छे नुस्खे की ऑडियो अब लाइव है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि डेली एक नया चैप्टर हमारे चैनल पर आएगा जो आपकी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव और स्किल सिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेटर कम्युनिकेटर और इन्फ्लुएंसर बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में हमें अपनी फेवरेट बुक का नाम ज़रूर बताएं जिसे आप पूरी सुनना चाहते हैं। आपकी डिमांड पर हम ज़रूर उसकी ऑडियो बुक लेकर आएंगे। भाग एक, लोगों को प्रभावित करने के अच्छे नुस्खे। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कराले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहां पर वह दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, न तो शराब को हाथ लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छुपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर भी मशीन गनें तैनात थी। 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों की गोलियों की बरसात होती रही। कराले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे की इस मुठभेड़ का रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा बड़ा दृश्य सामने आया हो। अंत में कराले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर भी किसी को मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था, हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी उस समय कराले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कराले ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार कराले लीग आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सजा पुलिस वालों को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। कराले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवाल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया तो कराले ने एक और गोली उस मरे हुए पुलिस अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था कि मेरी इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। कराले को मौत की सजा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैद खाने में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह कि लोगों को यह जान लेने की सजा है? नहीं, उसने यह कहा था कि यह स्वयं को बचाने की सजा है। तो इस कहानी का सार यह निकला कि दुनाली बंदूक कराले स्वयं को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह आसमान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छिप छिप कर भागना पड़ता है। ये शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की बात ही अल कैपोन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे बेस्ट कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टस भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कई इस बात पर उसे पूरा यकीन था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस ली से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उनका कहना है जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही है जैसे इंसान है, इसलिए तो वे स्वयं को कभी प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस कारण होते हैं। उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई या फिर किसी की तिजोरी को क्यों तोड़ा, इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन, दुनाली बंदूक, कराले, डच शुल्टस या फिर जेल की 4 दीवारियों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते तो फिर वे लोग क्या हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं? जॉन वानामेकर, जो अमेरिका स्टोर्स के चेन संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी स्वयं की सीमाओं को पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं
कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि सबको उपहार में क्यों नहीं दिया। वाना मेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया, लेकिन मैं ये 43 सालों से सीख नहीं पाया, जिस दौरान मुझे ढेरों गलतियाँ हुई और तब मैं जाकर मैं समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो कभी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वह कितनी भी गलतियाँ कर ले, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वे स्वयं की आलोचना नहीं करते। किसी की भी आलोचना करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता, बहाने बनाकर तर्क वितर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और फिर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना भर जाती है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित किया है कि आलोचना से कोई सुधरता नहीं, बल्कि आपके उस व्यक्ति से संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर लागू होती है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह जानवर उस जानवर से जल्दी सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेल्वे ने भी कहा है, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा है। हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनिड ओलकहामा ने जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियर कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारियों पर ध्यान रखना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड पर हेलमेट पहनना जरूरी होता था। पहले जब कोई कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वह खूब आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकला कि कर्मचारी मरे मन से उनका आदेश का पालन करते थे। उसके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुरंत हेलमेट निकाल देते थे। उसने कोई ना कोई युक्ति परीक्षण के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखता था तो उसे पूछता था, क्या हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सर पर कहीं फिट नहीं हो रहा। उसने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह आभास करा दिया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए, ना कोई बोझ। इसके परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और मिड एनिट के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं आई। इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद का है। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करवा दिया, वुड्रो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर कर दिया तथा पहले विश्व युद्ध में बड़े बड़े शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का रुख ही बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस के बाहर चले गए तथा उन्होंने टैफ्ट को पूर्ण सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जिनको देखकर वह आग बबूला हो गए। फिर अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं को राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने में लग गए। फिर उन्होंने बुल मूस नामक पार्टी का गठन किया, जिसे जीओपी को लगभग धराशायी कर दिया था। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिक पार्टी की बुरी तरीके से पराजय हुई और केवल 2 राज्य ऊटा तथा वारमांड में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी लज्जाजनक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टैफ्ट को दोषी माना, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रपति टैफ्ट ने अपने आप को दोषी माना होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। भरे गले से आंखों में आंसू भर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर दोष किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, इस बात की चिंता भी नहीं करता। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टैफ्ट के यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ इन सब बर्तनाओं का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर गई और टैफ्ट को अपने पक्ष में तर्क देने का दूसरा उदाहरण हम डिपान डोम आइल स्कैंडल का ही ले सकते हैं। सन 1920 के दशक में यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छाई रहती थी। इस स्कैंडल को अमेरिकावासी हमेशा ही अपने ज़हन में रखेंगे। इस स्कैंडल के कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं। हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एक हिल एवं टीपॉट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के लिए उपयोग हेतु अलग रखा गया था, लेकिन फॉल ने ना तो इनकी नीलामी की ना ही इनके लिए टेंडर बुलवाया। उन्होंने तो अपने मित्र एल्बर्ट एल डोहनी को यह लाभकारी ठेका प्लेट में रखकर दे दिया। डोहनी ने भी तुरंत फॉल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार के रूप में दे दिए। फिर उसके बाद फॉल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट मेरिस को यह आदेश दिया कि वे एल्फ हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का लाभ उठा रहे प्रतियोगियों को वहां से हटाएं। फिर जब प्रतियोगी कंपनियों को संगीन और बंदूकों की नोकों पर वहां से हटाया गया तो उन्हें निराशाजनक दुखी होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और फिर तो टीपॉन होम स्कैंडल द्वारा भंडाफोड़ हो गया। फिर तो जैसे कोहराम ही मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे और पूरा देश कांप उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय होने लगा तथा परिणाम स्वरूप अल्बर्ट बी फॉल जेल की हवा खानी पड़ी। फॉल के ऊपर तो जैसे निंदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी की सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? क्या कभी उन्होंने अपनी गलती मानी?
कभी भी नहीं। वर्षों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि राष्ट्रपति हार्डिंग की मृत्यु किसी मानसिक आघात के कारण हुई, क्योंकि उनके एक दोस्त ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रीमती फॉल तो यह सुनकर सन्न रह गई। रोते हुए उन्होंने कहा, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? नामुमकिन, मेरे पति तो कभी किसी के साथ विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोने हीरे मोतियों से भरा घर भी मेरे पति का ईमान डावाडोल नहीं कर सकता, उनसे कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता। विश्वासघात तो उल्टा उन्हीं के साथ हुआ है। उन्हीं को बलि का बकरा बनाकर सूली पर लटकाया गया। यही तो मानव स्वभाव है, हर कोई यही तो करता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरे के सर पर थोप देता है। कभी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसलिए अगली बार किसी भी आलोचना करने से पहले अल कैपोन, दुलाली बंदूक, कराले तथा अल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर ले। आलोचना तो अप्रत्याशित रूप से लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को स्वयं ही अपना आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर हमें जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंदर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट व विनम्र टैफ्ट की बातें यह कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। 15 अप्रैल सन 1965 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के एक बड़े कमरे में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था और यहीं पर जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छलनी कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर उनके हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बाहनर की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल उनके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी। एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। रक्षा मंत्री स्टैनन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया। लिंकन में लोगों का दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या राज था उनकी सफलता का? पूरे 10 सालों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियाँ पढ़ी तथा एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में तो मुझे पूरे 3 वर्ष लग गए। मेरा यह विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया शायद किसी ने अन्य ने किया हो। मैंने यह भी अध्ययन किया कि लिंकन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे। क्या वे दूसरों की निंदा करते थे? हाँ, बिल्कुल। अपनी युवावस्था में इंडियाना की पिजियन क्रीक वैली में न केवल लोगों की आलोचनाएं करते थे, वरन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपवास करते थे। वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसे ही पत्र से एक बार घृणा की आग ऐसी भड़की कि वह जीवन भर जलती रही। इलिनॉय में एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। सन 1842 में लिंकन के जेम्स सील्स नाम के घमंडी तथा चिरचिरे राजनेता पर एक व्यंग्य भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जनरल में छप गया। सारा शहर सील्ड का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में सील्ड तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर अब उसने पता लगा लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। सील्ड घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया। उसके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अन्य कई हथियारों के विकल्प दिए गए और उन्हें बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध का होना था उस दिन सील्ड और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत निश्चित थी, लेकिन आखिरी क्षणों में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन वह इस घटना से उन्होंने एक सबक सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा, लोगों को मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को निकाल कर फेंका। लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल नियुक्त किया और प्रत्येक जनरल मैकलेनन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीट सभी ने बड़ी बड़ी गलतियां की। लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहते थे, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से भरपूर था। एकदम शांत रहे, किसी की भी आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे कि किसी की भी आलोचना भूलकर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो, उनकी जैसी परिस्थितियों में हम भी वैसे ही होते। लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे, लेकिन केवल एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई सन 1963 से पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात में ही जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगे। अचानक ही तूफानी बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा से बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने तो बाढ़ से उपनाती हुई नदी है, जिसे पार करना असंभव है।
और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर से फंस चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी यह समझ गए थे कि भगवान की कृपा से यह अवसर मिला है। ली की सेना पराजित करने का सुनहरा मौका मिला जिससे युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीट को यह आदेश दिया कि युद्ध से संबंधित कोई मीटिंग न बुलाएं, सीधे ली की सेना पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया था तथा एक संदेशवाहक को मीट के पास भेजकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जनरल मीट ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। उनके मना करने के बावजूद भी सैन्य सभा की एक मीटिंग बुलाई। वह ली पर हमला करने से झिझक रहा था और इस बात के लिए उसने बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया वह ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी भी उतर गया। ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पर था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूर्णतः हमारे चुंगल में था। कितना सुनहरा अवसर था, हमें तो केवल अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर हमने उसे पकड़ा ही नहीं। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी तथा ली के प्रतिकूल। अगर मैं वहां होता तो ली हमारे शिकंजे में होता और मैं स्वयं उसे अपने हाथों से कोड़े मारता। याद रहे, अपने जीवन के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंत शील संयम थे तथा उनकी भाषा बेहद संयमित तथा शिष्ट होती थी। अपार निराशा के बीच लिंकन ने मीट को यह पत्र लिखा। सन 1863 में लिंकन द्वारा लिखित यह पत्र गंभीर आलोचनाओं से भरपूर था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है कि आप ली को बच निकलने की गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह पूर्णतः हमारे जाल में था और उसको बंदी बना लेने से यहाँ युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन अब तो युद्ध न जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए तो अब ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है। आप अपनी 2/3 से अधिक सेना को नदी के उस पार नहीं ले जा सकते। यह बात तो एकदम तथ्यहीन है। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं और अब हम केवल अपने हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीट को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा। आश्चर्य, मीट को यह पत्र कभी मिला ही नहीं। लिंकन ने इस पत्र को कभी भेजा ही नहीं। यह पत्र तो लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों के बीच पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता था कि लिंकन ने यह पत्र लिखने के बाद अपने कमरे की खिड़की से बाहर झाँककर देखा होगा और फिर स्वयं से कहा होगा, लिंकन, 1 मिनट रुको, संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीट को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के शांत वातावरण में जी रहा हूँ। मेरे लिए ऐसी मंत्रणा देना एकदम सरल है, लेकिन अगर मैं भी केस्टबर्ड में रहकर पिछले हफ्ते के दौरान हुए खून खराबे को देखा होता जैसे कि मीट ने देखा है, अगर मेरे कानों में मरने वालों की, घायलों की चीखें पुकारें गूंज रही होती, तो निश्चित रूप से मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी नहीं होता। यदि मेरी प्रवृत्ति भी मीट की तरफ सुरक्षात्मक होती तो मैं भी वही करता जैसा कि मीट ने किया था। यदि मैं इस पत्र को अब भेजता हूँ तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीट के दिल में बहुत चोट लगेगी। वह भी मेरी निंदा करेगा और फिर वह स्वयं को सही साबित करने में समय गंवाएगा। इससे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी और फिर एक सेनापति के रूप में मीट की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि मीट अपने पद से त्याग पत्र ही दे दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना हमेशा ही व्यर्थ होती है और उससे किसी का भी लाभ नहीं होता। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल से हो जाते थे और फिर क्रोध से इतना गर्म पत्र लिखते थे कि पेपर जल उठता था। उदाहरण, एक बार क्रोध में भरे मार्क ने एक व्यक्ति को पत्र लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवित दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, शेष व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग तथा विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कह दे कि वह अपना सुझाव को अपने घिसे पिटे सड़े हुए मस्तिष्क में ही रहने दे। इसी प्रकार से विषैले पत्र लिखकर मार्क ट्वेन राहत की सांस लेते थे। इससे उनके मन का उफान सारा बाहर आ जाता था और किसी को कोई हानि भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी समझदार थी कि उनके चुपके से ही उन पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देती थी। उन पत्रों ने कभी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप परिवर्तित करना या सुधारना या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं? बहुत से बेहतरीन विचार, मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन क्यों न इसका शुभारंभ स्वयं से ही किया जाए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचोगे तो तुम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहोगे। यह कोई खतरनाक खेल भी नहीं होगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक कि आप स्वयं के घर की सीढ़ियों पर बर्फ साफ ना कर लो। एक बार अपनी युवावस्था में मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा, क्योंकि उन दिनों मैं सभी को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश करने में लगा रहता था। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था तथा मैंने डेविस से उनके कामों की शैली के बारे में पूछा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे एक खत मिला जिसके अंत में लिखा था, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया।
इस वाक्य ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैं सोचने लगा कि इसका लेखक निश्चित ही कोई महान व्यक्ति तथा व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा। अब मेरी मूर्खता देखिए, मैं बिल्कुल व्यस्त भी नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रौब मारना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी सी चिट्ठी के अंत में ये सब लिखकर भेज दिया। डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसने तो मेरे खत का जवाब देना उचित नहीं समझा, बल्कि मेरी पत्र के आखिर में एक लाइन जोड़कर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। आपके इस बैड मैनर्स का तो कोई जवाब ही नहीं। वह सही थे, गलती मेरी ही थी और इसके लिए मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी गलती होते हुए भी मुझे बहुत बुरा लगा। 10 सालों बाद जब मिस्टर डेविस की मौत का दुखद समाचार मुझे मिला तो मेरे मस्तिष्क में वही विचार घूम रहा था। उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में घृणा और द्वेष की भावना पैदा कर लेता है तो यह दशकों तक चलती रहती है और शायद उस व्यक्ति की मौत के बाद भी यह समाप्त नहीं होती है। तो इसके लिए हमें केवल इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने शब्दों में से उस व्यक्ति की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तर्कसंगत हो या वितर्क संगत हो। जब भी अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं, उनके साथ व्यवहार करें, तो हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में याद रखनी चाहिए कि हमारा सामना केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति में कुछ भावनात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ खामियां भी जरूर होती हैं। गर्व भी होता है तो अहंकार भी जरूर होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कठोर आलोचना के कारण ही उपन्यास लेखन से संन्यास ले लिया था। अंग्रेजी कवि थॉमस चैटरटन की आत्महत्या की वजह भी तो निंदा ही थी। अपनी युवावस्था में अति अभद्र रह चुके बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे जाकर इतने कूटनीतिक बन गए, इतने व्यवहार कुशल बन गए कि उनको फ्रांस राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी सफलता का रहस्य? उनका कथन था, मैं किसी के भी विषय में बुरा नहीं बोलूँगा, हर किसी के बारे में केवल अच्छी बात बोलूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना बहुत आसान होता है। कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूँ कहे कि ज़्यादातर मूर्ख यही तो करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको क्षमा करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही समझदारी तथा संयम की आवश्यकता होती है। कायल ने इसलिए तो कहा है कि महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब हूवर प्रायः एक एयर शो में प्रदर्शन करते थे। एक बार वे सैन डियागो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजलिस में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज का काफ़ी नुकसान हो गया। नीचे उतरने पर बॉब हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच पड़ताल की। वह ये देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन के स्थान पर जेट तेल का ईंधन डाल दिया गया। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विस की थी। वह एक युवा मैकेनिक था और स्वयं को अपनी गलती पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही हूवर उसके समीप पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से 3 जिंदगियां भी जा सकती थी और हवाई जहाज को तो काफी नुकसान ही हो गया। सोचिए उस समय मैकेनिक की शक्ल देखकर हूवर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक उसे मारने का भी मन किया होगा। लेकिन हूवर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, तुम्हें यह बताने के लिए मैं आया हूँ कि तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक और ज़बरदस्त टॉपिक जो आपके रिश्ते और कम्युनिकेशन को और मजबूत करेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। हर रोज़ एक नया चैप्टर आपके नए स्किल और आइडियाज़ के साथ एम्पावर करेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगला चैप्टर सबसे पहले आप सुने। और कमेंट में अपनी फेवरेट बुक का नाम लिखना मत भूलिए। हो सकता है आपकी पसंदीदा बुक की ऑडियो बुक हम अगले हफ्ते ले आएँ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपने सपनों के तरफ एक और कदम बढ़ाइए।